मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। आई होप कि आप सबके थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। DLIS 01 की क्लास आ गई है। 2 और 3 की इसके अंदर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है और 04 की थ्योरी क्लास की आज अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं थ्योरी क्लास के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे आपकी कम से कम फ्रिक्वेंसी 80% रह सके, आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आ सको। क्योंकि आपसे पहले वाले स्टूडेंट थे, उन 70% स्टूडेंट्स को क्या है फेल कर दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी कम नंबर देती है और तुक्के इसमें मारने वाले बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आज हम अपने डिस्कस करेंगे DLIS 04 के थ्योरी प्रश्न जो महत्वपूर्ण गेस्ट पेपर होते हैं। बिना 1 वीक यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि मैं 1 वीक जिनके पास नहीं है, अब उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम उनके बिल्कुल पास में आ चुके हैं, वो बुक से पढ़ते रहें। बुक से पढ़ के जाओगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और बाकी 1 वीक जो है वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा इस वीडियो के अंदर। और जिन बच्चों के पास 1 वीक है वो क्या कीजिए, 1 वीक साथ साथ में खोल लीजिए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहा हूँ उनके निशान लगवाते रहिए। और बच्चों को बता देना चाह रहा हूँ कि अपना टेलीग्राम जो चैनल था लाइब्रेरियन क्लासेस के नाम से, ये वाला चैनल, तो इस चैनल के ऊपर मैंने सारी बुक्स जो है आपकी वो भेज दी है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बोला था, जिन बच्चों के पास 1 वीक है और बुक नहीं है वो यहाँ से बुक क्या है डाउनलोड करके पढ़ सकता है। जिसमें DLIS 01 की बुक आ गई, 2 और 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, उनकी क्लासें इसके अंदर अलग से है प्ले लिस्ट। और उसके बाद में DLIS 04 की बुक आ गई, 05 की बुक आ गई और 06 की बुक आ गई। यदि आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल की भी बुक आपको सेंड कर दूँ और 2 और 3 की बुक भी सेंड कर दूंगा। बाकी ये फर्स्ट सेमेस्टर में होता है DLIS 01। तो अभी जो 7 फरवरी से जो न्यू स्टूडेंट है, जुलाई 2025 वाले स्टूडेंट है, उनका केवल और केवल ये एक एग्ज़ाम है। बाकी ये सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं DLIS 04, 5 और 6। तो उनके अभी एग्ज़ाम जो डिफ़ॉल्टर फॉर्म वाले हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं ये, तो उनके लिए ये क्लास बनाई है। बाकी आप इस क्लास को सेव कर लीजिए, इस प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिए। जब आपके थ्योरी एग्ज़ाम होंगे तो ये आपके काम आएगा। कुछ बच्चों को यदि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप एक काम कीजिए, इस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस QR कोड को क्या कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, ठीक है। यदि फिर भी आपको क्लास ना मिले तो आप लाइब्रेरियन लगाकर फिर डैश लगाकर जो इंस्टाग्राम पर लगाते हो फिर क्लासेज लिखोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, जिसमें इस प्रकार से चैनल का क्या है लोगो है, ठीक है। तो वैसे तो अब तक तो जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था क्लास बनाने के लिए तब तो 660 प्लस सब्सक्राइबर होंगे अब तक तो। वैसे अभी 660 सब्सक्राइबर ही हैं। तो आप इस चैनल पर आ जाइए। अब अपने करते हैं इम्पोर्टेंट बातें जो अपने काम की है, ये भी अपने काम की थी। और परंतु अब जो 1 वीक वाले क्वेश्चन जो है अपने करने वाले हैं, अब अपने चलते हैं उन पर। इस वीडियो में पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, छोटे वाले क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद में एक अलग से वीडियो आएगी उसमें बड़े वाले क्वेश्चन करवा दूंगा। इससे होता क्या है, मैं ये 2 अलग अलग क्लासें इसलिए करवाता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या छोटे वाले क्वेश्चन को रट लेते हैं और जब उनको बड़े वाले क्वेश्चन की वीडियो देखनी होती है तो उनको क्या है ये वाली वीडियो आगे करके देखनी पड़ती है। मतलब जब तक बड़े वाले क्वेश्चनों तक ना पहुंच जाए तो उनको दिक्कत आती है। इसलिए मैंने बड़े वाले क्वेश्चनों की वीडियो अलग बना दी है और छोटे वाले क्वेश्चनों की वीडियो अलग से बना दी है। यानी कि पार्ट, हर सब्जेक्ट के 2 पार्ट होंगे, जिसमें पहले पार्ट के अंदर छोटे वाले क्वेश्चन होंगे, दूसरे पार्ट के अंदर बड़े वाले क्वेश्चन होंगे। आपका पहला क्वेश्चन है DLIS 04 के अंदर, केस का पूर्ण नाम बोलिए। यानी कि इसका लिखिए, अर्थात इसकी क्या पूछी गई है, फुल फॉर्म पूछी गई है, करंट अवेयरनेस सर्विस। इसको हिंदी में बोलते हैं सामयिकी अभियंता सेवा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है पहली यूनिट का वो इम्पोर्टेंट है। ये 2023 में भी पूछा गया है और 2025 के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन। पर अभी आपका न्यू सेमेस्टर आ गया है तो इन चीज़ों को नोट ना करते हुए इससे रिलेटेड आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 2026 के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद में अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं क्या करता हूँ, अभी आपको साथ साथ में थ्योरी पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इससे क्या वीडियो ही लंबी होती है। क्यों, थ्योरी आप पढ़ लेते हो, जब वीडियो देखते हो तो वीडियो को पॉज करके उसको रोक कर आप थ्योरी को पढ़ लेते हो। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो 2 नंबर क्वेश्चन है अपना, जिसमें लिखा हुआ है कि लाइब्रेरियन पद किस शब्द से लिया गया है।
ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये 2025 के अंदर नहीं पूछा गया था। ये 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है बच्चों, जो 2 नंबर के होते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं आप में, इसमें से आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं, 10 करने पड़ते हैं। 2 क्वेश्चन शायद इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा होंगे, तो आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर का खंड ए के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन है। तो ये 2026 के अंदर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप जो है वो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि कुछ यूनिट्स ऐसे होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, जिनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करा देता हूँ। तो इसकी थ्योरी जो है, जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, इस वीडियो को मैंने रोक रखा है, वो देख लेना और इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि मैं अभी यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगवाने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 वीक है, जिनके पास वो केवल और केवल निशान लगाने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। फिर आ गया कि पुस्तकालय के 3 अंग या घटक बताइए, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ जाना थ्योरी के अंदर, क्योंकि जब मैं बड़े वाला क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, ये सारी चीज़ इंक्लूड हो जाएगी उसके अंदर। तो आप जब बड़े वाला क्वेश्चन करोगे तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप उसके अंदर क्या उत्तर जो है वो याद करके दे सकोगे। तो इसलिए अब अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको सीधा आपको याद करके जाना है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको बस उन पर ध्यान देना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पुस्तकालय के 3 प्रमुख प्रकार बताइए। या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, या कोई 2 प्रमुख प्रकार बताइए, 2026 में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक और चीज़ है, क्योंकि बहुत अभी पहली यूनिट है ना, तो इसमें ही इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं छोटे वाले। कुछ यूनिट के अंदर तो एक एक 2 2 क्वेश्चन होते हैं, जैसे DLIS 01 के अंदर था, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट लगवाने पड़ते हैं और वो एग्जाम में आए भी होते हैं। जैसे जन पुस्तकालय, विशिष्ट और शोध पुस्तकालय, राष्ट्रीय एवं केंद्रीय पुस्तकालय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करने हैं, 2026 में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। उसके बाद में अब अपने चलते हैं आगे। अब इसकी थ्योरी साथ साथ में आप पढ़ते रहना, ठीक है। 2 नंबर यूनिट पर आ जाइए आप। 2 नंबर यूनिट के अंदर पहला क्वेश्चन है, पुस्तक चयन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और इसका क्या आशय है, ये आप करके चले जाना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अभी आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, जिनके पास 1 वीक नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम में ही है वो निशान लगवाने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जिनके पास 1 वीक है, वो भी इसको क्लास को देखते हैं, तो उनका इस तरीके से होता है कि सर थ्योरी पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं, तो इससे उनका टाइम थोड़ा वेस्ट होता है, फिर वो क्लास को स्किप कर करके देखते हैं। इससे अच्छा मैंने ये सोचा है कि पहले मैं निशान ही लगवा दूंगा, और जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चनों को क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, ग्रंथ चयन के कारक के नाम लिखिए, ठीक है। और ये जो है पिछले बार जो है आया हुआ क्वेश्चन है, या इससे पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। 2018 में पूछा गया था ये, और मैं देख कर बता देता हूँ कहाँ कहाँ पूछा गया है। 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है ये, और उसके बाद में 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि इसको मोस्ट ओनली बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और अभी आपका न्यू सेमेस्टर लागू हो ही चुका है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है। स्टार्टिंग की कुछ यूनिट्स ऐसी होती है DLIS 04 के अंदर, जैसे कि वो इम्पोर्टेंट होती ही होती है। बाद में जो लास्ट वाली यूनिट है थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो उनको मैं इम्पोर्टेंट लगवाता भी नहीं हूँ कुछ यूनिट्स को। और आपकी न्यू सेमेस्टर के 1 वीक में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटना जो है मुश्किल हो जाता है। तो पुस्तक, पाठक और साधक, ये 3 चीज़ जो है वो आपको लिख कर आनी है। सेम इसी तरीके से हेडिंग डालकर लिख कर आनी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। जहाँ 30 शब्द लिखा हुआ है वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द लिख सकते हो। 50 से ज़्यादा शब्द आप मत लिखिएगा, क्योंकि इससे आपको नंबर तो 2 ही मिलने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या कर देगा, 1.5 नंबर दे देगा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो आप ये जो ज़्यादा वर्ड लिखते हो वो लास्ट वाले क्वेश्चन में अपनी स्किल्स दिखाइएगा, जिससे आपको 20 नंबर मिल सके, ठीक है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। किसी पुस्तक चयन स्रोतों के नाम लिखिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, उसको आप पढ़कर चले जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैं बड़े वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा था, पढ़ रखा था, उसके अंदर ये इंक्लूड होने वाला है। तो ये 2 बार पढ़ोगे, इससे अच्छा है जब आप बड़े वाला पढ़ोगे ना, तो उसमें ये आंसर आपको मिल जाएगा, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो मैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगवा रहा हूँ जो आपको डबल बार पढ़ना पड़े।
जब आप बड़े वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर स्किप कर रहा हूँ, जिससे क्या है बच्चा सारे क्वेश्चन देख ले और उसे परेशानी ना हो। पुस्तक चयन पत्रक क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये 30 शब्दों वाला क्वेश्चन है, पुस्तक चयन पत्रक वाला। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि इस यूनिट के अंदर टोटल 4 ही प्रश्न हैं जो छोटे वाले हैं, उसके बाद में सारे बड़े वाले क्वेश्चन आ गए हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, इस यूनिट के जो न्यू 1 वीक की जो छपी हुई है, न्यू सेमेस्टर वाइज जो 1 वीक की छपी है, उनके अंदर केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले गए हैं। इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी, जिन क्वेश्चनों की संभावना है आने की, तो उनके बारे में आपको नॉलेज बता दिया जाता है। ठीक है, बाकी बच्चा इसकी थ्योरी पढ़ लेना जिनके पास 1 वीक नहीं है। ये बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, लघु एवं दीर्घ उत्तरणीय क्वेश्चन। ठीक है, जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन जो 200 शब्दों वाले होते हैं, और 500 शब्दों वाले क्वेश्चन ये वाला, और जो आपके 20 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है उनकी मैं कल वाली वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करूँगा। और अब वीडियो कंटिन्यू रहने वाली है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलने वाली है। अभी छोटे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी आप क्या कीजिए, नेक्स्ट यूनिट पर आ जाइए। कल वाली वीडियो के अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा कि बड़े वाले क्वेश्चनों में से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो क्या है इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर यूनिट भी बहुत ज़्यादा है। पहले वाली DLIS 01 के अंदर 15 यूनिट थी, इसके अंदर कम से कम आपको 19 यूनिट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो उस हिसाब से आपको मैं निशान लगा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और छोटे क्वेश्चन याद करना इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं। फिर अपने बड़े वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये छोटे वाले क्वेश्चन उसके अंदर फिर से इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसकी क्या अपने पास डबल तैयारी हो जाती है, ट्रिपल तैयारी हो जाती है। पुस्तक मेले के आयोजन के 2 लाभ बताइए। विश्व पुस्तक मेला, पहला क्वेश्चन है ना ये वाला, पुस्तक मेले के आयोजन के 2 लाभ बताइए। विश्व पुस्तक मेला भारत में कहाँ आयोजित होता है? तो इसमें ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, विश्व पुस्तक मेले वाला, ये क्वेश्चन मोस्टली बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, और इसकी थ्योरी जो है मैं इसको वीडियो को ऊपर स्किप कर रहा हूँ धीरे धीरे। वो जिन बच्चों के पास नहीं है 1 वीक, वो उसको देख लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब आपसे इतने कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आगे, आपको ये आप सोचोगे सर ये आप हमें करवाए क्यों रहे हो। बहुत सारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस यूनिट्स के अंदर। पता है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो इसमें बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इसमें ये पूछ लिया जाएगा कि जो बुक्स होती है उनको दीमक लग जाए तो दीमक से कैसे बचाया जा सकता है। बुक्स को ख़राब कौन कौन सी चीज़ें कर सकती है, जैसे पानी हो गया, दीमक हो गई, बारिश हो गई, आग हो गई, और उनसे रक्षा कैसे की जाए। यानी कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्या होती है, गोल्डन यूनिट्स होती है जो आपके नंबर बनवाती है। तो ये उन्हीं यूनिट्स में से एक है। अब जैसे ये यूनिट हो गई, ये वाला क्वेश्चन हो गया 2 नंबर। हालांकि अब इसको इम्पोर्टेंट लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें आपके कॉमन सेंस और आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कम से कम शब्दों में 30 से 50 शब्दों में एक बुक विक्रेता यानी कि बुक सेलर जो होता है उसके बारे में क्या बता सकता हूँ, क्या बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संसार में प्रतिवर्ष लाखों पुस्तकें अन्य अध्ययन सामग्री प्रकाशित होती है जो पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से पुस्तकालयों तक पहुंचती है। पुस्तक विक्रेता लाभ हानि को देखते हुए अपना व्यवसाय करते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष के अनुभव ज्ञान एवं अलग अलग विषयों एवं भाषाओं की पुस्तक के स्थायी विक्रेताओं को नियुक्त करते हैं। पुस्तक विक्रेताएं अपने नियम शर्तों के साथ उद्देश्यों को पूरा करते हैं और पुस्तक विक्रेता के पास, उसके बाद में आगे मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यानी कि एक बुक सेलर के पास कैसे बुक्स पहुँचती है, कैसे प्रिंट होती है, तो इस तरीके से हर चीज़ जो है वो बताई गई है। वर्ष भर आदेश भेजा ही जाता रहता है। यानी कि आदेश का मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि उनको ऑर्डर दिया जाता है कि इतनी पुस्तकें छापनी है, इतनी पुस्तक छाप दो, या मार्केट के अंदर आवश्यकता की पूर्ति जो होती है वो बुक सेलर को आप बताते हो। तो पुस्तक विक्रेता जो होता है उसके बारे में आपको क्या है बताना है। ठीक है, अब अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको लगा दूंगा। आवंटन पूंजी क्या है?
ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, और उससे पहले 2017 और 18 में भी ये पूछा गया था। तो इस बार 2026 के न्यू सेमेस्टर में आ सकता है, इसको क्या आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, आमंत्रण कुंजी को। अब अपने चलते हैं आगे, इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं ऊपर वीडियो स्किप कर रहा हूँ जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है। स्थायी निर्देश किसे कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका बड़े क्वेश्चनों के अंदर कवर हो जाएगा, परंतु संभावना है ये छोटे क्वेश्चनों में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और इसमें यूनिट्स के अंदर, कुछ यूनिट्स के अंदर बहुत कम छोटे वाले प्रश्न दिए गए हैं, और जो दिए गए हैं वो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है या पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन है। तो 2026 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बड़े पुस्तकालय कुछ विशेष पुस्तकों जैसे वार्षिक प्रमुख पुस्तक माला के अंतर्गत पुस्तकें एवं प्रमुख बहुखंडी पुस्तकों के क्रय करने हेतु अपने स्थायी विक्रेताओं को स्थायी आदेश प्रदान करते हैं, उसे स्थायी निर्देश कहते हैं। और इस प्रकार के आदेश देने से यह पुस्तक शीघ्र पुस्तकालय को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये स्थायी आदेश के बारे में बताया गया है कि बहुखंडी पुस्तकालय को क्रय करने के लिए, यानी कि बहुत सारे पुस्तकालयों को क्रय करने के लिए प्रमुख बहुखंडी पुस्तकालय होते हैं, तो विक्रेताओं को स्थायी आदेश दिए जाते हैं। विक्रेताओं को क्या है, निश्चित यानी कि कंफर्म ऑर्डर दे दिया जाता है कि बस इतने तो पुस्तकें चाहिए, तो इसको आप शीघ्र पुस्तकालय में प्राप्त हो जाने चाहिए, यानी कि जल्दी से जल्दी हमें इतनी ऑर्डर चाहिए, इतनी पुस्तकों की क्या है मांग है, इस मांग की आप पूर्ति कीजिए, इसे स्थायी निर्देश कहते हैं। जो कि अब जो कुछ विशेष बड़े पुस्तकालय होते हैं ना, वो वार्षिक प्रमुख पुस्तक माला के अंतर्गत ये ऑर्डर देते हैं, ठीक है। फिर है ग्रंथ आदेश की कोई 2 शर्तें बताइए, ग्रंथ आदेश की कोई 2 शर्तें बताइए। ये बड़े वाले क्वेश्चन में कवर होने वाला है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, इसकी थ्योरी पढ़कर आप जा सकते हो। मैंने थ्योरी को अंडरलाइन कर दिया, बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट 5 ही क्वेश्चन है बच्चों, छोटे वाले 5 ही क्वेश्चन है, जिनमें से मैंने आपको 2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट लगवा दिए हैं शायद, तो ये कुछ ही क्वेश्चन बचते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ यूनिट है जिनमें 5-10 क्वेश्चन होंगे जो छोटे वाले दे रखे होंगे, बाकी बाद में बड़े वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। 5-5 क्वेश्चन ही दे रखे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है परिग्रह पंजिका क्या होती है, इसकी आप थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। परिग्रह अधिग्रहण होने पर उनका भली भांति निरीक्षण कर लिया जाता है, क्रय द्वारा प्राप्त की गई पुस्तकों के बिल के क्रम में व्यवस्थित कर उन्हें परिग्रह पंजिका के क्रमानुसार अंकित कर लिया जाता है, उन्हें संबंधित क्रमांक प्रदान कर दिए जाते हैं, यह क्रमांक परिग्रह क्रमांक कहलाते हैं। इस प्रकार जिस क्रम में पुस्तकें कार्यालय में आती है उसी क्रम में यह क्रमांक दिया जाता है, बिल पर यही क्रमांक लेकर उसका भुगतान करने हेतु पास कर दिया जाता है और इसे परिग्रह पंजिका कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो बुक्स जो आती है उनको क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज नोट करके उनका बिल बनाकर उन्हें पास कर दिया जाता है, तो इसके बारे में बात की गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है वो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि परिग्रह पंजिका के 2 उपयोग बताइए, यानी कि इसके 2 उपयोग बताने हैं, इसमें 2 से अधिक बता रखे हैं, 4 बता रखे हैं, तो आप 4 भी याद करके रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों के अंदर सीधा इस तरीके से भी पूछा गया है। जैसे 2023 में पूछा गया था परिग्रह पंजिका के उपयोग बताइए, ये 2 जो था वो उसमें नहीं था, सीधा ये था कि परिग्रह पंजिका के उपयोग बताइए। जब आपको सीधा उपयोग पूछ लिया जाए तो कम से कम 30 से 50 शब्द कंप्लीट करने के लिए आपको बच्चों इतना तो लिखना ही पड़ता है, 4 पॉइंट, तो आप इस 4 पॉइंट को नोट लीजिएगा, ठीक है। फिर परिग्रह विभाग के कार्य, ये दोनों क्वेश्चन एक ही मान लीजिएगा, क्यों कार्य और उनके प्रकार दोनों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिर अपने चलते हैं वर्ग संख्या को परिभाषित कीजिए, इसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि वर्ग संख्या क्या होती है, क्योंकि जब बड़ा वाला क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें वर्ग संख्या का मैंने एक क्वेश्चन लगा रखा है, मैंने पहले इसको सिलेक्ट कर लिया था। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, अर्ध आंख्या पृष्ठ, ये वाला क्वेश्चन जो है अर्ध आंख्या पृष्ठ, ठीक है,
आंख्या को बोलते हैं बच्चों टाइटल। जब आप DLIS 02 करोगे तो उसमें आपके सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर टाइटल ही लिखा होगा, फिर सम टाइटल लिखा होगा, फिर ED बाय लिखा हो सकता है या एडिटर लिखकर फिर 2 लेखकों के नाम लिखे होते हैं, और फिर उसके बाद में अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर कॉल नंबर, एक्सेक्शन नंबर वगैरह लिखे होते हैं। तो ये उसमें बात करा कि अर्ध आंख्या यानी कि हाफ टाइटल पेज पर क्या सूचना मिलती है। ये वाला क्वेश्चन आप पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। फिर अपने चलते हैं ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इसकी थ्योरी पढ़कर जा सकता है। फिर अपने चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। इसके अंदर मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं। जो बच्चा इसको रट कर जाना चाहे वो रट कर जा सकता है, लेकिन जो बच्चे को इतना सब याद नहीं हो रहा है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, तो आप ये मत समझिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर इतनी इंग्लिश है तो हमें ये याद नहीं करना है। तो जो बच्चा ये इतना नहीं रट सकता, ये 14 नाम नहीं रट सकता है, तो आप एक काम कीजिए, अभी जो वर्तमान अपडेट भी इसमें दिया गया है, क्योंकि पुरानी 1 वीक्स में क्या दिया गया होगा, आप इतनी सी चीज़ रट लीजिए जो रटने वाली चीज़ है कि परिग्रह पंजिका में 14 कॉलम होते हैं, लेकिन लगाकर यहाँ देखो वर्तमान के अंदर 15 कॉलम हैं। तो जो बच्चा थोड़ी सी पुरानी वाली 1 वीक पढ़ रहा है तो थोड़ा अपडेट करने की इस वर्जन को दिखाया गया है। आप बस इतना क्वेश्चन कर दोगे तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आप ये 14 नाम रटोगे और फिर आप 14 नाम रट कर करोगे, तो इसमें ये पूछा गया है, और इसमें पूछा गया भी केवल यही है। ये 1 वीक वाले अपनी तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं कि इसके अंदर कितने कॉलम हैं। बस क्वेश्चन ये है कि इसने ये तो नहीं बोला कि सभी कॉलमों के नाम बताओ, इसने ये बोला हुआ है क्या? नहीं बोला हुआ, और ये बोलता भी नहीं, क्योंकि उसको भी पता है 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, ये वाला मत लिखिएगा 14 कॉलम होते हैं। आपको केवल और केवल ये लिखना है कि परिग्रह पंजिका में 15 कॉलम होते हैं, बस इतना ही लिखना है। अब आप कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे सर इसमें 30 शब्द तो पूरे नहीं होंगे। अरे 30 शब्द पूरे करने की जरूरत भी नहीं होती है, जितना कभी कभी पूछा जाए। अब मान लीजिए मैं पूछ लूँ कि कॉलन क्लासिफिकेशन के लेखक का नाम बताओ, तो आप इतना ही लिखोगे डॉक्टर S.R. रंगानाथन। आप ये थोड़ी लिखोगे कि इनका जन्म अब हुआ था, इनकी मृत्यु अब हुई थी, अब ये हुआ था, फिर वो हुआ था। इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, आपको नंबर तो इससे मिलना नहीं है। एक लाइन अगर आपको 2 नंबर दिला सकती है तो आपको उसी लाइन पर फोकस करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, इसमें केवल और केवल 7 ही क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद में यहाँ पर बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगा, लघु एवं दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपके बड़े क्वेश्चनों में होगी, ठीक है। फिर आपको आपके पास 5वीं यूनिट आ जाती है। 5वीं यूनिट के अंदर आपके अति लघुत्तम प्रश्न में पहला क्वेश्चन है किन्हीं 2 पुस्तकालय सूचीकरण प्रणालियों का नाम बताइए, ठीक है। तो इसमें 2 सूचीकरण पुस्तकालय प्रणालियों के नाम पूछे हैं, ठीक है। इसमें मुख्य प्रविष्टि यानी कि मेन एंट्री, इतर प्रविष्टि यानी कि एडिट एंट्री। क्या बात है, DLIS 02 की थ्योरी इसमें भी है 04 के अंदर, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा पहले क्वेश्चन को, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें ये मुख्य प्रविष्टि आपको दिया हुआ है, और इतर प्रविष्टि यानी कि मेन एंट्री और एडिट एंट्री के बारे में पूछा गया है। तो इसकी थ्योरी पढ़कर चले जाइएगा, बाकी इसको मैं आगे कवर करवा दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को 2 बार इंपॉर्टेंट लगवा कर फ़ायदा तो है नहीं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नीचे आने वाले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, फिर से पूछ लिया गया है कि मुख्य प्रविष्टि क्या होती है, जिसके अंदर आपको ट्रिपल सी होता है, यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, जो कि DLIS 03 में होता है। DLIS 03 में होता है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, जिसमें आपको सारनियाँ बनानी पड़ती है इस प्रकार की, तो उसके बारे में पूछा गया है। लेकिन इस प्रकार की सारनियाँ बनती है ना, जिनमें जब आप 20 दिन का डेमो लिया था तब लास्ट में आपको ये चीज़ करवाई गई थी। उसके बाद में आपको एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो है आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि AACR, ये BLIS 04 के अंदर लगता है, BLIS 04 के अंदर लगता है ये एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड वाला, ठीक है। लेकिन आप इनके अगर 2 प्रकार बता देते हो, एक तो
CCC और उसके बाद में AACR2 1978 के अनुसार आप इनकी व्याख्या कर देते हो तो आपके नंबर बन सकते हैं। और यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके नंबर बनाने वाला। इसके बाद में 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले हैं जो DDC और कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में ही पूछे गए हैं, ठीक है। और इनको पूछे जाते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। अब अपने DDC का पूर्ण रूप और इनके प्रणेता का नाम लिखिए। और 2 नंबर क्वेश्चन है इसी का ही अथवा लगाकर कि DDC के 10 मुख्य वर्गों के नाम लिखिए। आप DDC के 10 मुख्य वर्गों के नाम नहीं लिख सकते क्योंकि फिर उसमें इंग्लिश भी होगी और उनके आगे ऐसे नंबर लगे होंगे, क्योंकि पेज नंबर लगे होते हैं 225, 250, 255, 315 इस तरीके से। तो इससे क्या है आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसमें केवल और केवल ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो आप पढ़कर चले जाना, इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे क्योंकि है तो ये 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी आप देख लीजिए। ये DDC का पूर्ण रूप जो है वो पूछा गया है आपसे, तो आपको इसको बताना है दशमलव वर्गीकरण पद्धति, और इसके बारे में बता देना है ये कब इसको अधिरित शर्त और सुगम वर्गीकरण पद्धति का निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा जिन बच्चों के पास में 1 वीक नहीं है। बाकी जिनके पास 1 वीक है वो इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ये मैं इसी की बात कर रहा था। अब आप बच्चा सोचता है कि मैं ये वाला भी करके चला जाऊंगा, अब ये कैसे कर लेगा बच्चा। अब इसके अंदर आपको सामने दिखाई दे रहा है किस पेज पर कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपको बताना होगा। ये जर्नलिस्ट हो, ये 000 से शुरू हो गया, फिर ये 100 से शुरू हो गया, फिर आपका 300 पर आ गया सोशल साइंसेज आ गया, 400 पर लैंग्वेज आ गया, 500 पर प्योर साइंस आ गया, 600 पर टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है। इसमें अप्लाइड साइंस लिखा हुआ है साथ में ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर 700 पर द आर्ट आ गया, 800 पर लिटरेचर आ गया, 900 पर जर्नल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री आ गया। तो इसमें क्या यहाँ से अपने पढ़ते हैं तो आसान लगता है, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अगर कोई याद करना चाहे तो। फिर आपको इतनी ये स्पेलिंग्स भी रटनी होगी। स्पेलिंग मत रटिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, परंतु उसके आगे के नंबर जो है आपके आगे पीछे नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपने 300 तो लगा लिया, इस पर आपका क्या लिखा हुआ है सोशल साइंस लिखा हुआ है, लेकिन आप वहाँ कंफ्यूज हो गए, आपने वहाँ प्योर साइंस लिख दिया ना, तो 300 भी गलत हो गया। और आपकी इस वजह से 500 वाला प्योर, क्यों 500 का प्योर साइंस होता है तो एक तो ये गलत हो जाएगा, वो एक ऊपर वाला गलत हो जाएगा। तो एक गलती से 2 इकट्ठे गलत होते हैं, तो जिससे आपके नंबर कम बन सकते हैं। तब मैंने बोला था कि आप ऊपर वाला पढ़ लीजिएगा। फिर आपके AACR के बारे में पूछा गया है जो BLIS के अंदर लगती है, ठीक है। अब इसको हिंदी में पूछा गया तो इसलिए AACR का पूर्ण नाम लिखिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप इसका पूर्ण नाम रट लीजिए बस। इसके द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था ये पूछ लेते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर इतना ही याद करने योग्य काम है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ AACR का पूर्ण नाम एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है। इसको हिंदी में यहाँ लिख दिया गया है। इसका प्रकाशन 1967 में हुआ था, ठीक है। अब आपको इतना ही क्वेश्चन याद करना है, उसके बाद में ये वाली जो नीचे वाले ये इतना ही क्वेश्चन याद करना है, इसमें ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये 1 वीक वालों ने अपनी तरफ से दे रखा है कि इनको इतने क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, तो ये वाले क्षेत्र आप रटने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको 2 नंबर मिल गए। जितना पूछा गया उतना आंसर दीजिए, स्मार्ट आंसर दीजिए। 30 शब्द इसमें 30 शब्द भी कंप्लीट हो जाते हैं, इस उत्तर में 30 शब्द भी कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये आपको 2 नंबर दिला देगा। तो कुछ क्वेश्चनों को बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि अरे ये वाली चीज़ कौन याद करे, अरे ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। थोड़ा अपना कॉमन सेंस, थोड़ी स्किल्स लगाइए। आगे की यूनिट्स तो इतनी आसान है, लास्ट वाली यूनिट्स तो इसमें बहुत आसान होने वाली है, बहुत नॉर्मल चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये AACR वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर अपने आगे बढ़ते हैं, तो अब अपने चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, ठीक है। इसमें फिर आ जाता है 3 नंबर क्वेश्चन DDC वाला, ठीक है। DDC वाले में भी यही चीज़ थी, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में हाँ AACR वाला भी कर लिया था। फिर 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन है CCC यानी कि CCC के बारे में पूछा गया है। इसका पूर्ण रूप एवं इसके लेखक का नाम लिखे, ठीक है। तो मैंने बोला था ना
जितनी चीज़ पूछी जाए उतना ही आंसर होना चाहिए। ये देखो इसमें है, और अभी यही चीज़ ऊपर पूछी गई थी लेकिन उसमें क्या कर दिया गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें भी देखो इतना ही तो पूछा गया था कि WCR का पूर्ण रूप लिखिए, और ठीक है, और उसका संस्करण, द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो इसका उत्तर क्या है, इतनी सी लाइन में सिमट गया है ना। तो इतनी सी लाइन में क्या है, कंप्लीट हो गया। लेकिन नीचे की चीज़ जो है ये एक्स्ट्रा दे दी है, तो जो 1 वीक से पढ़ रहा है सीधा ये क्लास नहीं देख पा रहा, उसको ये इस चीज़ का पता नहीं चल पाता है, पर जो क्लास देख रहे हैं उनको इस चीज़ का पता चलता है। अब फिर आता है CCC का पूर्ण रूप लिखिए और इसके लेखक का नाम बताइए। तो ये पांचवा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें देखो इतनी सूचना दी गई है जितनी सूचना पूछी गई है, ठीक है। जिसमें पूरे CCC का क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड पूरा नाम बता दिया गया, और CCC के लेखक डॉक्टर SR रंगानाथन थे, ठीक है। फिर अपने चलते हैं आगे क्लास के अंदर। इसमें प्रश्न नंबर 6 आ जाता है, 2 पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों के नाम लिखिए। ये पहले ऊपर आ चुका है, इसमें जिसमें 4 वर्गीकरण पद्धतियां थी, और इसमें 7 वर्गीकरण पद्धतियां दे दी है। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो ये पहले आपको इंपॉर्टेंट लगवा दिया है, तो दोबारा नहीं लगवाऊंगा। लेकिन जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इन 7 वर्गीकरण पद्धतियों के नाम जो है वो पढ़ सकता है। वीडियो को मैं तो थोड़ा थोड़ा करके स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर। फिर आता है वर्गीकरण, वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। और इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, और जिनके पास 1 वीक है वो इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। फिर अपने आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और इस यूनिट के अंदर केवल और केवल 8 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चन मैंने लगवा दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन लगवा दिए हैं, चौथा क्वेश्चन शायद ये वाला होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हुए हैं जो पहले एग्जाम में आ गए हैं। क्योंकि पुरानी 1 वीकों के अंदर कम से कम 15 से 20 प्रश्न जो होते थे वो छोटे वाले होते थे, उनमें से 7-8 आते थे। इसमें 8 ही दे दिए हैं जो आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने को क्या, सूचीकरण को परिभाषित कीजिए और इसके उद्देश्य को व्यक्त कीजिए। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो 8 में से मैंने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए जो एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आ गया लघु एवं दीर्घ क्वेश्चन, इसके बारे में अपने कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर अपने आ जाइए आप नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। यूनिट नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। यूनिट नंबर 6 के ऊपर आ गए। इसके अंदर पहला आपका क्वेश्चन है, ग्रंथ आदान प्रदान की किसी एक विधि का नाम लिखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लो, और जिनके पास 1 वीक नहीं है वो इस थ्योरी को पढ़ लो। मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ कि उन बच्चों को क्या है अच्छे से सारे शब्द दिखाई दे सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। पुस्तकालय आदान प्रदान के 2 कार्य लिखिए। आदान प्रदान विभाग के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको देख लीजिए, इसके 3 क्वेश्चन बना दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। पुस्तकालय आदान प्रदान के 2 कार्य, फिर अथवा लगाकर पुस्तकालय आदान प्रदान विभाग के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए, ठीक है। उसके बाद में फिर से 3 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब इसका क्या नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, सर्कुलेशन सेक्शन के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए, ठीक है। तो अब आपको इसके 2 कार्य की जगह कितने कार्य दिए गए हैं, 8 कार्य। आपको 8 कार्य तक याद करने हैं, क्योंकि कभी कभी मैंने आपको बता दिया है कि हर बार 2 नहीं लिखा हुआ आता, कभी कभी 2 मिटा हुआ आता है, यहाँ से होता ही नहीं है 2, सीधा ऐसा होता है। सर्कुलेशन सेक्शन के कार्यों को बताइए, किन्हीं 2 भी नहीं लिखा हुआ होता है। तो अब आपको क्या है, कम से कम 5 कार्य बताने होते हैं। तो जब आपने 8 रट कर जाओगे तो आपके 5 कार्य जो आप एग्जाम के अंदर बता सकोगे, ठीक है। फिर आते हैं ब्राउन आदान प्रदान प्रणाली किस देश में विकसित हुई थी, ठीक है। ये USA के अंदर विकसित हुई थी, बस इतना याद रख लीजिए। इंपॉर्टेंट के अंदर मत लगाइए, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लगवा दिया है, क्योंकि ये बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएगी। फिर अपने चलते हैं आगे। ये बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, लघु और दीर्घ, ये मैं बाद में करवाऊंगा।
अब अपने 7वीं यूनिट पर चलते हैं। यूनिट नंबर 7 पर आ जाइए। सात नंबर यूनिट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को, एक तो इनके कोई 2 कार्य पूछे जाते हैं या फिर प्रमुख कार्य लिख लिए पूछ लिए जाते हैं। तो आपको कम से कम 8 कार्य तो आपको याद रखना ही है और ये इम्पोर्टेंट भी है और इसके स्रोत बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए 2 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, जिनके पास 1 वीक नहीं है और जिनके पास 1 वीक है वो इनको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। और फिर इसके अंदर पुस्तकों की त्रिपत्र प्रणाली के 3 पत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट में नहीं लगवा रहा हूँ मैं। नेटवर्क प्रणाली के अनुसार दिनांक पर्ची का आकार क्या है। ठीक है, इसमें दिनांक पर्ची का क्या पूछा गया बच्चों, आकार पूछा गया है। तो आपको केवल और केवल इसका आकार याद रखना है 6x4। ठीक है, दिनांक पर्ची का हालांकि पूछा नहीं जाता है, कार्ड कैटलॉगिंग के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आप याद कर लेना। ब्राउन पद्धति के अनुसार बुक कार्ड का आकार क्या है, उसका साइज क्या है, 3.5 × 2.5। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में इसके अंदर केवल और केवल 5 ही क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 2 आपको इम्पोर्टेंट लगवा दिए हैं। फिर बड़े क्वेश्चन आगे, इनकी चर्चा अपने करेंगे कल। ठीक है, अब मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर स्किप कर रहा हूँ और जो बच्चा थ्योरी पढ़ना चाहता है, जिनके पास 1 वीक नहीं है, वो यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, अब यूनिट नंबर अपनी आ गई 8 नंबर यूनिट। इसमें भी कार्य पूछे गए हैं। अनुरक्षक अनुभाग से संबंधित 2 कार्य बताइए। ठीक है, इसमें कम से कम 3 कार्य जो है वो पूछ लिए गए हैं। ये 8वीं यूनिट है ना आपकी, इतनी आसान है, सबसे आसान यूनिट अगर मैं किसी को बोलूं तो 8वीं है। इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मैं इंपॉर्टेंट लगवाने की जरूरत नहीं है, आपकी स्किल पर डेवलप करते हैं, आपकी स्किल पर डिपेंड करते हैं, आप कितने अच्छी तरीके से इसको करके आ सकते हो। ठीक है, इसमें आप पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बाकी आपकी स्किल डिपेंडेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। जिनके पास स्किल नहीं है वो तो जरूर थ्योरी पढ़कर जाइएगा। मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ वीडियो को ऊपर। और अब अपने 2 नंबर क्वेश्चन पर आगे, जिल्दसाजी के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, जिल्दबंदी से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या पूछा गया, जिल्दबंदी जब आप बुक्स को जिल्द चढ़ाते थे उनको सुरक्षित रखने के लिए, या फिर ऐसी जिल्तें चढ़ाना जिसमें किसी अन्य व्यक्तियों को या लेखकों को उसके ऊपर इस तरीके से टाइटल दे दिया जाए, इतना अच्छा अच्छा जिल्द चढ़ाकर कि जो विक्रेता होते हैं, जो अध्ययनकर्ता होते हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, यानी कि वो उस बुक की तरफ क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए कि यार ये वाला टाइटल, ये बुक तो हमें खरीदनी चाहिए। तो इस तरीके की जिल्दसाजियाँ करने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या अभिप्राय होते हैं, ये आपको बताने होते हैं। ठीक है, ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। फिर आपको आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, ये भी पुस्तकें क्षतिग्रस्त क्यों हो जाती है। अब पुस्तकें फट क्यों जाती है, एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ना। ठीक है, यही चीज़ है, कॉमन सेंस वाली चीज़ें अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वातावरणीय कारणों से कागज़ क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। मान लीजिए मौसम के अंदर नमी है तो कागज़ कमज़ोर हो जाएगा। एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ोगे तो पेज को कभी इधर फोड़ोगे, कभी उस साइड करोगे, कभी इस साइड करोगे, यानी कि पेज को उल्टा पलटी करोगे तो उससे भी पेज क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। बार बार लंबे समय तक अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हो तो उस पर कभी कभी क्या हो जाती है, कभी नमी हो जाती है, कभी उसमें धूप लग जाती है, तो कभी इंक जो होती है वो डार्क हो जाती है, इस तरीके से वो क्या फटने लग जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को थ्योरी पढ़नी है, जो थ्योरी के अनुसार करना चाहता है, वो थ्योरी के अनुसार कर लीजिए। जैसे छूने मात्र से चूर हो जाती है, वातावरणीय कारणों से इतना कमज़ोर हो जाती है कि अगर उसको अगर अपने टच भी करते हैं तो वो चूर चूर हो जाती है। इसके प्रभाव कभी कभी कागज़ रंग भी बदल जाता है। ये देखिए, मैंने इंक की बात की थी ना, रंग भी बदल जाता है, यानी कि वो पीला पड़ जाता है कागज़। पुरानी पुस्तकें हो जाती है ना जो पीली पड़ जाती है, किसी किसी कागज़ का रंग बदल कर गहरा पीला, गहरा भूरा हो जाता है। और कभी कभी आगे अपने बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन जो है सारे इसमें आएंगे। आगे इतने आसान आसान क्वेश्चन है।
प्रलेखों से है कि प्रिंट का रंग फीका पड़ जाता है। ये देखो, ये मैंने बिना पढ़े आपको बताया, धूल वगैरह आदि से जमते रहने से भी पुस्तकें मलमेटिक और काले रंग की हो जाती है। यानी कि कॉमन सेंस के क्वेश्चन है कि अपनी बुक्स जो है वो खराब क्यों हो जाती है। तो आप इसमें हेडिंग बनाकर भी अपने आप डाल सकते हैं। जैसे आपने बना ली धूल के कारण, ठीक है, धूप के कारण, ठीक है, उसमें बना ली नमी के कारण, ठीक है। इसके अलावा आप कितनी हेडिंग बना लीजिए, काफ़ी समय तक पड़े रहने के कारण। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, बच्चा सोचेगा पता नहीं कि क्या ही पूछ लिया, पुस्तकालय अध्ययन सामग्री के स्त्रु कौन कौन है। स्त्रु का मतलब ये सेम ही चीज़ पूछ ली गई है बच्चों कि मतलब पुस्तकालय बुक्स जो होती है ना, अपनी जो बुक अपने पढ़ते हैं वो खराब किस किस चीज़ से होती है, ठीक है। उसके स्त्रु कौन है, पानी से होती है, बुक्स में नमी आ जाना, ठीक है, पानी के कारण। वायु प्रदूषण के कारण होती है, ठीक है, आग के कारण वो हो जाती है, झिंझूर के कारण हो जाती है, झिंगूर के कारण हो जाती है, फफूंद, कवक, कवक यानी कि वो दिमक लग जाती है उसके, ठीक है, तो उसके कारण हो जाती है। अब इसमें आगे क्या पूछ सकता है, यही पूछेगा कि दिमक को हटाने के कार्य बताइए। तो अब मैं इनको इंपॉर्टेंट क्या लगवाऊँ इसमें, इंपॉर्टेंट इसलिए भी नहीं लगवा रहा क्योंकि बच्चा फिर क्या इस चीज़ को रटने लग जाता है कि अच्छा रट लो, वो अपनी स्किल से काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए मैं इनको इंपॉर्टेंट नहीं लगवा रहा। लेकिन ये आप पढ़ के जाना, इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्वेश्चन 100% आने वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग से आंसर दे सकते हो उनके, ठीक है। अब फिर आप आगे कि एक अच्छे ग्रंथ को किस प्रकार व्यवस्थित रखा जा सकता है, कि आपको एक अच्छा ग्रंथ है उसको किस प्रकार व्यवस्थित रख सकते हो आप पांचवा इसमें केवल और केवल पांचवा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसमें पढ़ने लायक चीज़ है। उसके बाद में आपसे छठा क्वेश्चन है वो फिर आसान पूछा गया है। अब अपने छठे क्वेश्चन पर चलते हैं, ये देख लीजिए, फफूंद से पाठ्य सामग्री को कैसे बचाएं, यानी कि दिमक से कैसे बचाएं। फफूंद लगी चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए, उसे धूप में सुखा देना चाहिए, अगर दिमक लगी है तो धूप में सुखा दो। फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए तापमान 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और हाई तापमान मान लीजिए 45 से 55 होना चाहिए। इसलिए आपकी ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इसके आगे थ्योरी बता देता हूँ क्या लिखा है। इसलिए पुस्तकालय को वातानुकूल होना चाहिए, अगर पुस्तकालय वातानुकूल नहीं है तो वह भरपूर हवा रोशनी प्रबंधन होना चाहिए। फफूंद के एलिगेशन बीटा नेफ्थोन और नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ये कुछ दवाइयाँ ऐसे छिड़काव है जिससे दिमक वगैरह नहीं लगती है। मैंने बोला था इसमें ये आपकी गोल्डन यूनिट है, काफ़ी कॉमन सेंस के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए। फिर इम्पोर्टेंट में आप ये लगा लीजिए कि ग्रंथ संख्या क्या है। इसमें दो ही क्वेश्चन लगाए हैं मैंने इंपॉर्टेंट, एक 5वां और 7वां, बाकी आपके कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लगाए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो बच्चा DLIS कर रहा है वो कम से कम 12वीं पास तो है ही, और उसका इतना तो माइंड होगा कि पुस्तकों को कैसे सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे आसान आसान पूछे गए हैं, इसकी थ्योरी रट लीजिएगा 7वें क्वेश्चन की। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है और जिनके पास 1 वीक है वो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फिर वही चीज़ आगे, कीड़े मकोड़ों से पुस्तकालय पाठ्य सामग्री की सुरक्षा कैसे करें, बस फिर आपसे वही 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। ये इस यूनिट में आपके काफ़ी क्वेश्चन नंबर बनने वाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको क्या कर लीजिए, हल्के में ले लीजिए, हल्के में नहीं लेना है इसको। इसमें आप देख लीजिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए पुस्तकालय पाठ्यक्रम सामग्री यानी कि बुक्स को बचाने के लिए क्या क्या करनी चाहिए। सस्ती लकड़ी का प्रयोग पुस्तकालय भवन में कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि सस्ती लकड़ियों पर ज़्यादा अधिक दिमक लगती है। इसमें साफ साफ लिखा है, इससे दिमकों का आकर्षण भी आशंका बनी रहती है, यानी कि दिमक लगने की क्या है, आशंका बनी रहती है। इसके अंदर फर्श पर दीवारों पर अगर दरार पड़ी हो तो उसे रासायनिक पदार्थ से क्या कर देना चाहिए, भर देना चाहिए, जिससे क्या दरारों के अंदर की दिमक मर जाए। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, स्किल बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप थ्योरी पढ़कर इसमें थोड़ा अपनी स्किल का यूज़ करके इसको और बेहतर बना सकते हो, ठीक है। इसमें एडिंग डाल सकते हो, ठीक है, जैसे इसमें ये हेडिंग डाल दिया आपने, सस्ती लकड़ी का प्रयोग न करें, ठीक है, न करें। उसके बाद में हेडिंग ऐसे ऐसे एरो लगाकर यहाँ से लिख देना चाहिए कि हमें सस्ती लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि सस्ती लकड़ियों में ज़्यादा दिमक लगती है और इससे पुस्तकें और पाठ्यक्रम सामग्री जो है, पुस्तकालय पाठ्यक्रम सामग्री हमारी नष्ट होने की संभावना रहती है। बस इतनी चीज़ें। तो और अलमारियों को दीवार से कम यानी कि 6 इंच अलग हटा कर रखना चाहिए, यानी कि दीवार के पास चिपका कर नहीं रखना चाहिए, जिससे अलमारियों को दिमक लगने का खतरा रहता है। फिर बड़े क्वेश्चन आ गए, इनके बारे में अपने कल चर्चा करेंगे।
फिर अपने आज चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, ठीक है। बड़े क्वेश्चनों में भी यही चीज़ है, देख लो, दिमाग से बचाने के लिए कुछ प्रमुख उपाय। ये बड़ी गोल्डन यूनिट है, मैंने बोला था ना इसमें कुछ आसान यूनिट्स भी आपको देखने को मिलेगी। अब आप आ जाइए 9 नंबर यूनिट पर, पुस्तकालय प्रदर्शन की आवश्यकता बताइए, ठीक है। अब आपको पुस्तकालय प्रदर्शन की आवश्यकताओं को बताना है। ये पहला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अपने चलते हैं आगे, इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। ये 30 शब्दों वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ा दिखाया गया है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय प्रदर्शन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताइए। अध्ययन सामग्री, अध्ययन प्रयोग को संभव बनाना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, काफ़ी कम चीज़ें आपको देखनी है, काफ़ी कम लाइनें लेनी है जो इम्पोर्टेंट लाइनें हो, क्योंकि आपको 30 से 50 शब्दों के अंदर लिखना है। हालांकि ये इतना बड़ा दिया गया तो हो सकता है आपका 10 अंक वाला क्वेश्चन भी इसमें से बन जाए। हालांकि ये 30 शब्दों वाला 1 वीक में लिख रखा है। पुस्तकालय प्रदर्शन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए, इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, और जिनके पास 1 वीक का वो निशान लगा लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, बुक जैकेट क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए। फिर परिग्रह संख्या आ जाएगी, परिग्रह संख्या के बारे में आपसे पूछा गया है, ये बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कवर करवा दूंगा मैं। फिर आप 10वीं यूनिट पर आ जाइए, पुस्तकालय वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 10वीं यूनिट के क्वेश्चन को, ठीक है। पुस्तकालय वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं, पुस्तकालय वित्त के किन्हीं 2 स्रोतों को बताइए। सार्वजनिक ग्रंथालय की आय के 2 स्रोतों के नाम लिखिए, ठीक है। फिर अपने ऊपर चलते हैं, प्रति व्यक्ति पद्धति क्या है, इसके बारे में आप थ्योरिकल पढ़ लीजिए, जिनके पास 1 वीक नहीं है। मैं स्किप करता हूँ धीरे धीरे वीडियो को ऊपर, जिससे क्या है, जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इस क्लास को देखकर तैयारी कर सकते हैं और बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिनके पास बुक नहीं है उनकी बुक मैंने भेज दी है। फिर अपने चलते हैं, पुस्तकालय कर परिभाषित कीजिए, यानी कि पुस्तकालय टैक्स के बारे में पूछा गया, पुस्तकालय कर के बारे में पूछा गया है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में फिर आ जाता है अपने पास बड़े क्वेश्चन, तो बड़े क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा। अब अपने नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। इसमें देख लीजिए 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उसमें से मैंने एक इंपॉर्टेंट लगवाया है, ये 3 नंबर एक इंपॉर्टेंट ये लगवाया, और एक इससे ऊपर वाला 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवाए हैं। मैंने बोला था ना, बहुत कम यूनिट होती है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, इसमें पहले से इंपॉर्टेंट ही दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट में से, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांटना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये फिर से बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। अब अपने चलते हैं यूनिट नंबर किस पर, 11 के ऊपर, पुस्तकालय नियमों की आवश्यकता बताइए। अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा कर सकता है कि पुस्तकालय रूल्स की आवश्यकता क्या क्या है। इसमें पुस्तकालय पाठ्य सामग्री को सदुपयोग हो सके, इसके लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं। पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचय कराने के लिए रूल बनाने पड़ते हैं। तो ये आपको कॉमन सेंस के रूप में आपको याद करके जाना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पुस्तकालय की कोई 2 नियम बताइए। तो अब आपको 2 नियम बताने, ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा 2026 में, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पुस्तकालय कार्य संबंधित नियम और पुस्तकालय प्रवेश संबंधित नियम, ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा कर रख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपको पढ़कर सब कुछ जाना होता है बच्चों, सारी ऑल टोटल पढ़कर जाना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लगाए जाते हैं कि लास्ट के 2 घंटे के अंदर, या फिर लास्ट के कम से कम आप 1 दिन के अंदर या 24 घंटों के अंदर यदि कोई पढ़कर पास होना चाहता है, उसके लिए गेस्ट पेपर बनाए जाते हैं। लेकिन जो बच्चा अच्छे % बनाना चाहता है तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें पढ़कर जानी होती है, पर इन चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा गौर करना होता है, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर बन जाएं। इसमें आप देख लीजिए टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने थे। मैंने बोला था ना, लास्ट की यूनिट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं दे रखे होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था और दूसरा क्वेश्चन ये था इंपॉर्टेंट। अब इस यूनिट में से मैं एक ही तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ, क्या वो भी नहीं याद कर सकते? याद कर सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। फिर अपने चलते हैं यूनिट नंबर 12 पर, पुस्तकालय सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता बताइए। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसमें मैथवल का सांख्यिकी शब्द से क्या तात्पर्य, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे।
ये आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, सांख्यिकी शब्द से क्या तात्पर्य है, 2026 में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वरना ये वाला तो पूछा ही जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पहला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 12 यूनिट का। फिर अपने चलते हैं, इसको मैं धीरे धीरे स्किप कर रहा हूँ, जिनके पास 1 वीक नहीं है। देखो बच्चों, अब इस यूनिट के अंदर एक ही क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको यहाँ लगवा दिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, इसके अंदर वही क्वेश्चन दे रखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो मैं लगवा रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे पता है वो मैं लगवा रहा हूँ। फिर इसमें बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, बड़े क्वेश्चनों के बारे में कल चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी पुस्तकालय सांख्यिकी कार्य और क्षेत्र के बारे में चर्चा कीजिए। अपने पास पढ़िए, अगर PDF पढ़ी है तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कार्य के बारे में जरूर पूछा जाएगा। फिर अपने 13वीं यूनिट पर आ जाइए, संदर्भ सेवा से क्या आशय है, ठीक है। संदर्भ सेवा वाला आप कर लीजिए याद, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है, इसकी आपने आई होप कि आप सबने इसकी थ्योरी देख ली होगी, इसको मैं स्किप कर देता हूँ ऊपर। 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र को परिभाषित कीजिए। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 2026 में तो जरूर ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब इस 2 नंबर क्वेश्चन की ये थ्योरी है, आप इस थ्योरी को देख लीजिए। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र बताओ, ठीक है। प्रथम सूत्र के बारे में इतनी बार पूछा गया है, 2019 में, 19 में, उसके बाद में 23 में पूछा गया था, 18 में भी पूछा गया इसको, और अब 2026 में पूछा जाएगा। तो अब 2026 के लिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। जिनके पास 1 वीक नहीं है वो इनकी थ्योरी देखकर पढ़ सकता है, ठीक है। अब इसमें आ गया पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूत्र की परिभाषा दीजिए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सूत्र जो है वो आपको बताना है। मैंने बोला था ना, ये सूत्र इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। अभी देखो ऊपर बहुत कम क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगवाए थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको तो इंपॉर्टेंट लगवाना ही होगा, ठीक है। इसके सारे के सारे 5 सूत्र जो होते हैं पुस्तकालय विज्ञान के, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इन सूत्रों की हेराफेरी में इतने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, आप देख सकते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन फिर से पूछा गया, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय एवं पंचम सूत्रों को परिभाषित कीजिए। पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र को परिनिगत कीजिए। पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्रों को बताइए। जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मुझे पता है, मुझे पहले से एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं बताता। इससे पहले मैंने इतना दबाव नहीं दिया था। जो यूनिट आसान थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आसान है, लेकिन ये 4 नंबर, ये 1, 2 और 3 और 4 नंबर क्वेश्चन, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, और ये इसी तरीके से पूछा जाता है। इसकी थ्योरी रट लीजिएगा। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इस वीडियो को देखकर फिर अपने चलते हैं आगे। इसकी थ्योरी रट लीजिएगा। और ये पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र, इसको तो बहुत बार पूछा गया 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आप चतुर्थ सूत्र, ये वाला मैं इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप उससे पहले आप चौथा सूत्र पढ़ तो चुके हैं आप ऊपर, तो इसको आप ऊपर पढ़ लिया है आपने प्रश्न नंबर 5 में, तो फिर मैं इंपॉर्टेंट नहीं लगवा रहा हूँ। संदर्भ सेवा के स्रोत के प्रकार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संदर्भ सेवा कल्पना क्रियाशील रूप है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। छठा, आप इसकी थ्योरी पढ़कर तो जानी होगी, तो थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन 7वां क्वेश्चन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। इसके प्रकार पूछे गए हैं संदर्भ सेवा के, वो आपको बताना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा पढ़ सकता है पढ़ लीजिए, अगर किसी को हार्ड लगता है तो वो मत पढ़िएगा। फिर ये बड़े क्वेश्चन है, इनके बारे में अपने करेंगे कल चर्चा। वीडियो थोड़ा स्किप कर देते हैं ऊपर, और यूनिट नंबर 14 पर आ जाते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, पुस्तकालय रंगानाथन के अनुसार संदर्भ सेवा किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में आ सकता है। 14वीं यूनिट का पहला क्वेश्चन छोटे वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपके कॉमन सेंस पर है, और देख लीजिए इसमें केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर बड़े वाले क्वेश्चन आ चुके हैं जिन पर मैं गोला कर रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन जो है ये बड़े वाले क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लघु एवं दीर्घ लिखा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट इसमें यही है, पुस्तकालय भ्रमण क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है, जो बच्चा थ्योरी पढ़कर जाना चाहता है, ठीक है। अब पुस्तकालय भ्रमण के बारे में आप अपनी कॉमन सेंस और स्किल से भी आंसर दे सकते हैं। फिर अपने चलते हैं 15वीं यूनिट पर। अब अपने काफ़ी करीब आ चुके हैं, अब 2-3 यूनिट और रही है, फिर कंप्लीट हो जाएगा।
पुस्तकालय दीक्षा की परिभाषा दीजिए। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2023 और 2025 में भी आ चुका है, तो इसलिए आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। अभी 2025 में आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि 2026 में अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो गलत फहमी है उसकी, क्योंकि अब आपका सेमेस्टर चेंज हो गया तो न्यू सेमेस्टर के अनुसार इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और जो पुराने क्वेश्चन तो पक्का ही VMOU यूनिवर्सिटी का रूल है कि वो रिपीट करती ही करती है, तो ये पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि डॉक्टर SR रंगानाथन के बारे में भी काफ़ी जुड़े हुए सवाल जो है उसमें क्वेश्चन के अंदर आंसर आए हुए हैं। ठीक है, पुस्तकालय दीक्षा की परिभाषा। उसके बाद आ जाइए इसकी आवश्यकता, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन थे, फिर इसमें ये देखिए यहाँ पर बड़े क्वेश्चन आ गए। दोनों के दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बच्चों 15वीं यूनिट के, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं 16वीं यूनिट पर। 16वीं यूनिट का केवल एक ही तो क्वेश्चन है छोटे वाला, तो इसको आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। सार्वजनिक पुस्तकालय के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। इसमें आपको कॉमन सेंस, जब आप जो बच्चा गवर्नमेंट लाइब्रेरी में लगा हुआ है, प्रत्येक अब तो गाँव में भी गवर्नमेंट लाइब्रेरियाँ खुलने लग गई है, बाकी प्रत्येक तहसील के अंदर गवर्नमेंट लाइब्रेरी खुली हुई है, सार्वजनिक पुस्तकालय खुला हुआ है, जिसके अंदर नाम मात्र फीस, यानी कि मेरे हिसाब से तो 300 रुपये 150 रुपये में 1 साल तक आप रह सकते हो। फिर आप वापस अगर जाते हो तो आपको वो रुपये भी वापस दे दिए जाते हैं, पता नहीं इस हिसाब से कुछ होता है, क्योंकि मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, पर बहुत सारे मेरे साथियों ने ज्वाइन कर रखी है, तो उनके अनुसार इसी तरीके से सेवा प्रदान करती है सार्वजनिक पुस्तकालय। आपकी तहसील में भी होगी, आप जाइए जहाँ जहाँ से आप देख रहे हो, आपके ज़िले में होगी, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में 17वीं यूनिट पर आ जाइए। 17वीं यूनिट में भी एक ही क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पुस्तकालय अध्यक्ष के 2 गुणों के बारे में बताइए। कॉमन सेंस और आपकी स्किल का क्वेश्चन है कि एक अच्छा पुस्तकालय अध्यक्ष किस तरीके का हो सकता है, उसके क्या गुण हो सकते हैं, आपको बताने हैं। ठीक है, फिर अपने बड़े वाले क्वेश्चनों पर कल बात करेंगे। फिर अपने चलते हैं अब आगे यूनिट नंबर 18 पर। अब एक यूनिट और बचे, उसके बाद वीडियो करते हैं ख़त्म। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, क्योंकि 2025 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन है, इसका प्रकाशक कौन है और इसके कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा गया 2 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 3 नंबर, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आकांक्ष बहुत कम है कि ये पूछा जाए, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया का क्वेश्चन जो है ये ब्रिटेनिया के बागों के बारे में बताइए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जिनके पास 1 वीक है और जिनके पास 1 वीक नहीं है वो इस वीडियो को देख लीजिए रोक कर, आपको कंप्लीट 1 वीक इसमें करा दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, आ गया मान लीजिए ये 2026 के अंदर कंप्लीट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन 5 और 6 नंबर क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। ये तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा। और इस जिस यूनिट के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका मतलब पूछे गए क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आने वाले हैं। सामान्य विश्व कोश निम्न प्रकार है और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका, और ये सारी चीज़ें आपसे आने वाली है। तो 2 सामान्य विश्व कोशों के बारे में बताया गया, पूछा गया था, तो इसने 2 सामान्य विश्व कोशों के बारे में बता दिया, और 2025 में भी ये आया हुआ है। इस बार पक्की संभावना है कि 2026 में ये आएगा। किसी एक वार्षिकी का नाम बताइए। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन आप थ्योरी पढ़कर चले जाइए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थ्योरी पढ़कर जा सकते हो इसकी। फिर अपने लास्ट एंड फाइनल यूनिट के अंदर आ चुके हैं बच्चों। INB भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन कौन है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की आवृत्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आवृत्ति भारतीय ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के बारे में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद में इसमें 2 ही क्वेश्चन है जो आपको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। डिक्शनरी ऑफ नेशन बायोग्राफी कलकत्ता, इसके बारे में आपको
इसके संपादक तो पूछे जाते हैं। इसके स्थापना कब हुई थी, कलकत्ता वाले की स्थापना के बारे में क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, ये आप ज़रूर रट लीजिएगा। अगर 1 वीक में नहीं है तो बुक में होगा, तो बुक की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इसको क्या कर सके, पढ़ सके और इस क्वेश्चन को देख लीजिए और फिर इसको स्किप कर देते हैं अपने ऊपर, ताकि बच्चों को दिखाई दे इसके। किसी एक जीवित परख स्रोत का नाम लिखिए। ये 2022 और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि पिछली यूनिटों में तो एक क्वेश्चन थे वो मैंने बताए थे, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि स्रोत वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में किस प्रकार की सूचियाँ खोजी जाती है। ये आप याद थ्योरी करके जाइए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो बता सकता हूँ। अब आप बता, ये वाला क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड है या नहीं है, साफ साफ है। राजस्थान के पर्यटक स्थलों के बारे में आपको किस तरह के स्रोत से जानकारी प्राप्त होगी, यानी कि आपको राजस्थान के किसी पर्यटक स्थल पर जाना है तो आप कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके कॉमन सेंस से आप लिख सकते हो, ठीक है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का कार्य क्षेत्र बताइए, VMOU से पूछा गया है। तो ऑक्सफोर्ड वाले का बड़ा क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, 200 शब्दों वाला। हालांकि इसमें 200 शब्द दिए, यहाँ 30 शब्दों वाले में डाल रखा है इसको, तो ये आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन, ये 2 नंबर वाले में इंपॉर्टेंट मत लगाइएगा, ये 10 नंबर वाले में इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, बड़े वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर आ गया ब्रिटिश ग्रंथ सूची की आवृत्ति क्या है, इसकी आवृत्ति पूछ रहा है। ब्रिटिश ग्रंथ सूची को कौन प्रकाशित करता है, यानी कि जो ब्रिटिश ग्रंथ सूची है उसको कौन प्रकाशित करता है, ठीक है। ये लास्ट एंड फाइनल है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, बड़े क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा। अब कुछ बड़े वाले क्वेश्चन जो है आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कल करवाऊंगा। फिर अपने चलते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका चैनल है जिसके ऊपर आप क्लास देख रहे हो। अभी वर्तमान में सब्सक्राइबर हो रहे हैं 2.2 के। मुझे लगता है जब ये वीडियो लॉन्च होगी तो ये 2.8 के प्लस हो चुके होंगे, मुझे इतना भरोसा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जुड़ रहे हैं, और आप भी अपने बहन भाइयों को जोड़िए, आपके साथियों को जोड़िए, आपके जितने ग्रुप है उसमें क्लासें शेयर कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कोर्स जो है DLIS और BLIS का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज मिलता है, ठीक है। फिर एक और चीज़, बहुत सारे बच्चों को टेलीग्राम नहीं मिल रहा था। जब आप मेरे चैनल को खोलोगे और आपको यहाँ पर सभी छात्र ध्यान दे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर मोर लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करते ही नीचे एक इंपॉर्टेंट सूचना के बाद में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल करके ऐसे लिंक होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फिर जो काम की चीज़ है वो मैं बता देता हूँ कि इसकी प्ले लिस्ट में जब आप जाओगे तो प्ले लिस्ट के अंदर जाते ही आपको अपने DLIS, अभी तो आप थ्योरी एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर आपके DLIS 02 और 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका न्यू बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। 2026 का बैच है, उसके अभी तक एक क्लास है ये, क्योंकि बाकी क्लास इसलिए नहीं आ पाई, पहले भी बच्चों को बताया था कि BLIS वालों के प्रैक्टिकल आ गए थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो उनकी क्लास मैंने लगाई थी। और जो बच्चा पहले से ही पुराने बैच को ज्वाइन करके DLIS 03 करना चाहता है और 02 करना चाहता है, तो इसमें 19 क्लासें हैं बच्चों, और ये सीक्वेंस वाइज कंप्लीट कोर्स करवाया गया है DLIS 03 का, जिसमें सारनियाँ बनानी होती है, कोलोबरेटर एंट्री होती है, और जितनी भी एंट्री होती है, मेन एंट्री होती है, और जैसे मेन एंट्री, एडिट एंट्री, कोलोबरेटर एंट्री, जॉइन ऑथर एंट्री, सारी एंट्रियाँ इसके अंदर करवाई गई है। सीरीज की एंट्री करवाई गई है, हर चीज़, सूडो नेम की एंट्री कराई गई है, गवर्नमेंट एंट्री करवाई गई है, मोनोग्राफ की एंट्री करवाई गई है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और इम्पोर्टेंट क्लासें जो है इन बेंच में लगाई गई है। और DLIS 02 के एक तो थ्योरी भी करवाया, थ्योरी के अंदर इसका मतलब ये नहीं है जो अभी आपको थ्योरी कर रहे हो वैसे करवाई गई है, इंपॉर्टेंट पेज बताए गए हैं, और उसके बाद में कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्लासें लगाई गई है इसके अंदर। और ओल्ड ईयर के पेपर की कम से कम 7 क्लासें मिल जाएगी आपके पुराने वर्ष के पेपर की, तो इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इन चीज़ों का। जो बच्चा BLIS कर रहा है उसके लिए पुरानी क्लासें हैं, रिकॉर्ड क्लासें पड़ी है, तो वो भी मैराथन क्लासें देख सकता है। आपका अगर भाई बहन कोई कर रहा है तो वो इस बेंच को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने क्लास देखी, और मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि अब बैक टू बैक क्लासेज रहने वाली है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।
थैंक्स ऑल ऑफ यू और बेस्ट ऑफ लक आपके थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।